हे दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनस्क्रूइंग मोल्ड डिजाइन, जिसको हम लोग गियर मोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन कोर्स में आज हम लोग देखने वाले हैं अनस्क्रूइंग मोल्ड डिजाइन के मैकेनिज्म को, या फिर आप बोल सकते हो कि कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ अनस्क्रूइंग मोल्ड। राइट, जब हम लोग गियर मोल्ड बना रहे हैं तो क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें उसमें पॉइंट्स होते हैं, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। राइट, ठीक है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द अनस्क्रूइंग मोल्ड। अगर मैं बोलूं कि भाई व्हाट इज द अनस्क्रूइंग मोल्ड, अनस्क्रूइंग मोल्ड होता क्या है, राइट, तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन फॉर दैट। ठीक है, ये हमारे लिए मतलब आप बोल सकते हो कि अनस्क्रूइंग मोल्ड के एक सिंपल सा डेफिनेशन है। बेसिकली अनस्क्रूइंग मोल्ड हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू प्रोड्यूस अ पार्ट जो थ्रेड ज्योमेट्री अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर अगर थ्रेड है, ठीक है, या इंटरनल है या फिर वो एक्सटर्नल है, ठीक है, जिसको हम लोग को स्क्रू करके लगाना पड़ेगा, या फिर आप उसका एप्लीकेशन बोल सकते हो कि उसका एप्लीकेशन स्क्रू टाइप का है, रोटेशनल मूवमेंट है। राइट, तो वहां पर हम लोग अनस्क्रूइंग मोल्ड बनाएंगे फॉर दैट कंपोनेंट। राइट, एप्लीकेशन क्या है भाई, अगर किसी भी तरह के मेडिकल डिवाइसेस हैं, लाइक प्लास्टिक के लिए, फोम के लिए, पीपी के लिए, पीसी के लिए, राइट, लाइक जो क्लोज फंक्शन या एप्लीकेशन बताता है, राइट, ऑटोमोबाइल के कुछ कंपोनेंट्स है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम लोग अनस्क्रूइंग मोल्ड को तैयार करते हैं, मतलब बेसिकली फॉर द प्लास्टिक कंपोनेंट। राइट, तो ये देखो आपको जिस तरह से कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, दिस इज लाइक कैप, ये कैप है। ठीक है, तो कैप के अंदर जो आपको दिख रहा है वो थ्रेड है, उस थ्रेड को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे अनस्क्रूइंग मोल्ड मैकेनिज्म का। राइट, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म, ठीक है, देखो अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म जो होता है वो एक्सटर्नल थ्रेड के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इवन इंटरनल थ्रेड के लिए भी अप्लाई करते हैं। अब एक्सटर्नल थ्रेड क्या होता है, जो बाहर की तरफ अगर कोई थ्रेड होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल थ्रेड, और अगर कंपोनेंट के अंदर तरफ है ना, इंटरनल सरफेस पे अगर थ्रेड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल थ्रेड। इवन अगर कोई कंपोनेंट है स्प्लिट टाइप का है, उसके बाहर तरफ अगर थ्रेड है तो वहां पर भी हम लोग अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो ये आपके पास कुछ थ्रेड है, इस थ्रेड को आप बोलोगे जनरली अगर एक तरफ से अगर ये 90 डिग्री के आसपास अगर पहुंच रहा है ना, और दूसरी तरफ अगर ये 45 डिग्री के आसपास है, तो आप बोल सकते हो कि ये बटरस थ्रेड है। राइट, तो अगर मैं बोलूं कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है इंटरनल थ्रेड और नीचे वाला जो पोर्शन है वो एक्सटर्नल थ्रेड, तो दोनों के लिए फॉर एग्जांपल मैं स्प्लिट मोल्ड बना सकता हूं एक्सटर्नल के लिए, और फॉर द इंटरनल आई कैन प्रोड्यूस अ अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म मोल्ड। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखो अब है डिजाइन कंसीडरेशन। जब हम लोग अनस्क्रूइंग मोल्ड को डिजाइन करते हैं ना, तो उसके लिए किस तरह का कंपोनेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर थ्रेड डिजाइन कर रहे हैं किसी कंपोनेंट के अंदर, तो उसके बारे में भाई हमको पता होना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका प्रोफाइल कैसा रहेगा, उसका पिच कितना रहेगा, व्हाट विल बी द टॉलरेंस। ठीक है, उसका टॉलरेंस कितना रहेगा, तो टॉलरेंस भी बहुत ज्यादा मायने रखता है वहां पर। राइट, सेकेंड जो पॉइंट है वो है कोर और कैविटी डिजाइन। जब हम लोग उसके लिए कोर और कैविटी को डिजाइन करेंगे फॉर द रोटेटिंग कोर आप बोल सकते हो, राइट, तो वहां पर हमको प्लास्टिक कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि उसका प्रॉपर तरीके से हम लोग अलाइनमेंट कर सकें, और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवा सकें फॉर द कोर एंड कैविटी। राइट, अगेन ड्राफ्ट एंगल, अगर उसके अंदर कोई ड्राफ्ट एंगल नहीं है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। राइट, तो वहां पर ड्राफ्ट एंगल होना चाहिए। आप बोल सकते हो प्लास्टिक का जो कंपोनेंट रहेगा जिसके अंदर थ्रेड है, वहां पर उस कंपोनेंट के अंदर ड्राफ्ट एंगल होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इजेक्शन पर्पस। ठीक है, और बेसिकली अगर जब वो हम लोग इजेक्शन करते हैं उस कंपोनेंट का फ्रॉम द मोल्ड, तो भाई उस कंपोनेंट को डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग ड्राफ्ट एंगल का इस्तेमाल करते हैं। राइट, उसके बाद है अंडरकट एंड द साइड एक्शन। मतलब आप बोल सकते हो कि उसके अंदर अगर कोई अंडरकट है, कोई एडिशनल साइड है ना, या फीचर है फॉर एग्जांपल, राइट, तो उस फीचर के लिए भी हम लोग अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम अगर अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म के लिए अगर एक कोर क्रिएट कर रहे हैं तो साइड में हम लोग एक बोल सकते हो कि एक साइड कोर या फिर एक स्लाइडर को भी क्रिएट कर सकते हैं। राइट, उसके बाद हम लोग अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म के टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म होते हैं। देखो जनरली मुझे इसके अंदर गियर को चलाना है, ठीक है, गियर को क्या करना है, इसको रोटेट करवाना है। राइट, तो रैक एंड पिनियन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट, लेकिन रैक और पिनियन में रैक को मुझे हाइड्रोलिक सिस्टम से चलाना पड़ेगा। राइट, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम का हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर रोटेटिंग द गियर। राइट, गियर को रोटेट करने के लिए हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाइड्रोलिक मोटर ड्राइवन, फॉर एग्जांपल अगर मैं चेन और स्प्रोकेट का इस्तेमाल करता हूं तो हाइड्रोलिक मोटर का इस्तेमाल कर सकता हूं उस स्प्रोकेट को चलाने के लिए विद द हेल्प ऑफ चेन बाय द मोटर। राइट, उसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिकल एक्चुएशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हेलिक्स रॉड का इस्तेमाल करता हूं और हेलिक्स रॉड को अगर मैं लीनियर मोशन प्रोवाइड कराता हूं इनटू द गियर,
तो वो एक रोटेटरी मोशन प्रोवाइड कराएगा, राइट। तो बेसिकली हम लोग जो भी ये मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक रैक एंड पिनियन, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक मोटर ड्रिवन और द मैकेनिकल एक्चुएशन, बेसिकली एक नट और स्क्रू जैसा काम करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली हम लोगों को क्या करना है कि भाई कंपोनेंट जो रहेगा वो अनस्क्रू होना चाहिए, मतलब कंपोनेंट खुलना चाहिए, लाइक अ नट एंड बोल्ट, राइट। उसके बाद देखते हैं आगे मोल्ड कंस्ट्रक्शन एंड द कंपोनेंट। भाई मोल्ड का जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो उसके लिए कोर और कैविटी को इंसर्ट बनाया जाता है, राइट। इंसर्ट को हम लोग सॉलिड कोर और कैविटी भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग जब अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो कोर और कैविटी इंसर्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब वहां पर गियर को चलाने के लिए एक शाफ्ट की जरूरत होती है, तो गाइड रेल एंड द बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज नथिंग बट दिस द बियरिंग। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? फॉर द रोटेटिंग द शाफ्ट को फ्रीली रोटेट कराने के लिए, राइट। उसके बाद देते हैं इजेक्शन सिस्टम। अब देखो इजेक्शन सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपोनेंट को इजेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग थ्रेड कर रहे हैं, थ्रेड करने के बाद वो कंपोनेंट पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा, सिर्फ वो अनस्क्रू होगा, तो उसके लिए हम लोग स्लीव इजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज लाइक अ स्लीव इजेक्शन। इसकी जो कोर पिन होती है वो बैक प्लेट के साथ अटैच होती है, और जो स्लीव होता है वो इजेक्टर ग्रेड के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। तो स्लीव इज नथिंग बट इट इज लाइक अ होल ओपन, राइट। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, मोल्ड मेंटेनेंस एंड द ऑपरेशन। भाई जब अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म का मोल्ड अगर चल रहा है तो उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक अ ल्यूब्रिकेशन। भाई जहां पर भी गियर चल रहा है या फिर बियरिंग जहां पर है वहां पर हमको ल्यूब्रिकेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ल्यूब्रिकेंट बेसिकली क्या करता है, इंश्योर करता है कि अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। मेंटेनेंस एंड द प्रोसीजर। भाई समय समय पर उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लीनिंग करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। दिस इज ऑल द अबाउट द क्वालिटी पर्पस, राइट, क्योंकि हमारा कंपोनेंट बिल्कुल सही निकले, ठीक है। ऑपरेटर का भाई पहले से ट्रेनिंग कराना पड़ता है, ठीक है। जो भी मतलब वहां पर ऑपरेटर है, जो भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को या फिर मोल्ड को जो हैंडल कर रहा है ना, उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग जरूरी है, राइट। लाइक दिस इंडस्ट्री में अगर आपको दिखेगा ना तो मोल्ड मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कुछ इस तरह से हो रहा होगा, राइट। और थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशन। जब हम लोग मोल्ड अनस्क्रूइंग मोल्ड को डिजाइन करवाते हैं या उसको मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। जैसे थ्रेड डैमेज। भाई थ्रेड डैमेज होते हैं जब हम लोग अनस्क्रूइंग करते हैं ना, तो उस अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म की वजह से या तो उसका मैन्युफैक्चरिंग ठीक से नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट एरर इन द मैन्युफैक्चरिंग थ्रेड कैन बी डैमेज, थ्रेड जो डैमेज हो जाते हैं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमको कुछ चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कूलिंग और हीटिंग। कभी कभी कूलिंग ज्यादा होती है, हीटिंग ज्यादा होती है, तो बिकॉज ऑफ द अगर कूलिंग वहां पर ज्यादा होगी तो कंपोनेंट जल्दी ठंडा हो जाएगा और शॉर्ट प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। कंपोनेंट कभी हीटिंग कंडीशन में निकलता है, तो कभी कभी क्या होता है कि कंपोनेंट अगर हीटिंग कंडीशन में निकलेगा तो वहां पर वॉर्पेज डिफेक्ट आएगा, कंपोनेंट के जो डायमेंशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। अगर ये सही नहीं रहेगा तब तक आप इसको बिल्कुल सही तरीके से कंपोनेंट नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मोल्ड अगर चल रहा है तो मोल्ड में से सही से कंपोनेंट नहीं निकलेगा जब तक ये थ्रेड डैमेज और कूलिंग और हीटिंग वाला प्रॉब्लम अगर उसके अंदर से क्लियर नहीं होता, राइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म और द मोल्ड, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको क्रिएट करे हैं। जब आप मोल्ड का डिजाइन का कोर्स करोगे ना तो आपको चीजें और समझ में आएंगी, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट। शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भाई शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। एंड आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट फॉर द कोर्स एंड द कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप 8871511975 फॉर द फर्दर कोर्सेज एंड द डिटेल्स ऑफ द कोर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।